हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बबीता। अब हम वीकली करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो आज का पहला करंट अफेयर है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026। इसमें कुछ सुधार किए गए हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? भारत में प्लास्टिक कचरा तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2022 में ईपीआर यानी कि एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू किया गया। 2026 में से संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया इसमें? ईज ऑफ कंप्लेंट प्लस टारगेट रिटेन, यानी कि टारगेट दिए गए हैं पॉलिथीन, सिंगल यूजेज जो चीजें हैं ना, इनके लिए। ठीक। दूसरा क्या है इसमें? एक्सटेंड द प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ईपीएफआर क्या है? जो ईपीएफआर ये लागू, अब इसके बारे में बात करें। ये क्या है? उत्पादक आयातक ब्रांड मालिक जिम्मेदार होंगे। यानी कि कोई भी कंपनी है तो उस कंपनी के मालिक ही जिम्मेदार होंगे उस प्रोडक्ट को रिसाइकल करने में, रिसाइकल या उसे हटाने में। ठीक। इसमें क्या है? प्लास्टिक का संग्रह करना, रिसाइकलिंग करना, वैज्ञानिक निपटान करना, यानी कि डिस्पोलिश करना। अब जैसे कि जो सिंगल यूजेस प्लास्टिक है उनका इस्तेमाल कम से कम करना। दूसरा क्या है इसमें बदलाव? क्या कहेंगे? पहले लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तुरंत दंड की बात थी। अगर किसी भी दुकान में या किसी भी रेडी वाले के पास जो प्लास्टिक के बैग्स मिल गए या पन्नियां मिल गई, पॉलिथीन मिल गई, उन पे क्या है? तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अब क्या है 2025-26 में? अच्छा, जो हमारी ये प्लास्टिक पर निर्भरता है ये इतनी है कि इस पे हम एकदम से इन्हें बंद नहीं कर सकते। हमें धीरे धीरे इस निर्भरता को कम करना पड़ेगा। 2022 के एक्ट में क्या था? 2022 के एक्ट में था कि तुरंत इन्हें लागू पहले दिन से ही हटाने की कोशिश करेगी। लेकिन इनकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, पॉलिथीन बैग कम ही नहीं हुए। अब क्या करा? अब इन्होंने करा कि 2025-26 की अधूरे लक्ष्य ही 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड करा। हर साल कम से कम एक तिहाई कमी पूरी करनी होगी। साल सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस एनवायरमेंटल गोल का बैलेंस किया गया। अच्छा, जब ये पॉलिथीन है, जब पॉलिथीन हट जाएंगे तो बिजनेस लोग बाग कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारी हैबिट ऐसी है कि हम बाहर से कुछ सामान लेने जा रहे हैं तो अपने घर से झोला लेके नहीं जाएंगे कपड़े वाला। हम क्या करेंगे? हम उन पे डिपेंडेंट है। तो जब पन्नी ही नहीं है बाजार में तो दुकानदार भी पन्नी देने से बच रहे हैं, तो मार्केट की सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक। तो हमने क्या करा? सरकार ने अब प्लान बनाया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करेंगे प्लस एनवायरमेंटल गोल का बैलेंस करेंगे। ठीक। अच्छा, रिसाइकलिंग क्या है? पहले जो भी पहले अगर पहले 100% का 30% क्या होएगा? रिसाइकल हो जाएगा। लेकिन अब इन्होंने 2028-29 में क्या करा कि हमें 16% यानी कि 7% रिसाइकल करना ही करना है। इन्होंने इसमें कैटेगरीज दे रखी है। इन कैटेगरीज की बात क्या है? कैटेगरीज में दे रखा है कि श्रेणी ये प्लास्टिक बांट रखी है, यानी कि जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है उसे श्रेणी 2 में रखा गया है। तो उसमें से 10 से 20% उसका रिसाइकल करना है। जो श्रेणी 3 की यानी कि मल्टी लेयर प्लास्टिक है उनका 5 से 10% उनका रिसाइकल करना है। ठीक। अच्छा, पिलियम स्ट्रिप्स क्या है? कैटेगरी 1 का हाईएस्ट टारगेट है, कैटेगरी 2 में लोवेस्ट है क्योंकि रिसाइकल करना कठिन है कैटेगरी 2 की जो पॉलिथीन है। ठीक। रिड्यूस टारगेट कोई महत्वपूर्ण विशेषता नहीं, स्मॉल कॉन्टैक्ट, लार्जर वाटर बोतल, लार्जर नॉन वाटर कंटेनर। ठीक। अच्छा, टारगेट सर्टिफिकेट सिस्टम, कंपनियों को खुद टारगेट दिया जाएगा और वो उस कंपनी के टारगेट पूरा करना पड़ेगा। इशू क्या है? फेक सर्टिफिकेशन। अच्छा, तुमने देखा कि कोई कभी कभी पन्नियों पे साइड में मोहर लगी भी आवा है कि ये रिसाइकल है, नॉन रिसाइकल है। लेकिन इसके जो सर्टिफिकेट होंगे ना कि ये पॉलिथीन बैग रिसाइकल हो जाएगा, तो उसमें क्या है? उसमें धांधलेबाजी बहुत हो रही है, एक तरह से काला बाजारी हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा है? जो फेक सर्टिफिकेट है उनका वे ज्यादा है, बन रहे हैं। लगभग लगभग 2026-23 में 6 लाख के करीब फेक सर्टिफिकेट पकड़े गए। अच्छा, रियल रिसाइकलिंग वर्सेस पेपर कंप्लेन, मार्केट बेक्स मशीन विद द गवर्नेंस चैलेंज। मार्केट का भी ध्यान देना पड़ेगा और गवर्नमेंट
गवर्नेंस का भी चैलेंज है। छूट क्या है इसमें? कुछ सेक्टर जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया पेशी के को इसमें से छूट दी गई है। ठीक। फूड पैकिंग में रिसाइकल प्लास्टिक पर स्टैंडर्ड है। पॉइंट पॉलिसी एनवायरनमेंट वर्सेस फूड सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? सेंट्रल ईपीआर प्रोटोकॉल। 100% कलेक्शन टारगेट मार्केट में डाला गया प्लास्टिक का 100% टारगेट प्लस प्रोसेसिंग। अच्छा, इन्होंने टारगेट अब 100% करने की कोशिश करी है। फुल कंप्लीट में कोई ठोस प्रूफ नहीं है। अच्छा, ये सब लावी बातें हैं। मुझे तो नहीं लगता कि एकदम से ही एक दिन में ही प्लास्टिक खत्म हो जाएगी। प्लास्टिक जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हम लोग आम लोग ही नहीं चाहेंगे कि हमें प्लास्टिक खत्म करनी है। क्यों? क्योंकि इस प्लास्टिक पर निर्भरता इतनी है कि हम इसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं ढूंढ पा रहे। तो ये सब डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि प्लास्टिक का कोई सब्स्टिट्यूट जब तक आएगा तब तक कुछ हो पाएगा। अच्छा, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला टॉपिक आज। अब दूसरा टॉपिक क्या है? चुनाव इलेक्शन। चुनाव याचिका यानी कि इलेक्शन पेटिशन हालिया निर्णय क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला है। अपीलीय न्यायालय नए साक्ष्य से फिंगरप्रिंट के लिए केस वापस नहीं भेज सकते यदि मुद्दा चुनाव आयोग या हाईकोर्ट ने नहीं उठाया है। निर्णय केवल मौजूदा रिकॉर्डों पर ही हो गया। उद्देश्य ट्रायल प्रोसेस की इंटीग्रिटी को बढ़ाए बनाए रखना। चुनाव याचिका क्या है? चुनाव याचिका को चुनौती देने का चुनाव परिणाम को चुनौती देने का एकमात्र न्यायिक हुआ है। एकमात्र न्याय उपकरण है। लोकतंत्र की निष्पक्ष और पवित्रता सुनिश्चित करता है। अच्छा, चुनाव याचिका का बेस आधार क्या है? आर्टिकल 329 बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चुनाव को केवल इलेक्शन पेटिशन के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। अच्छा, सीधे कोर्ट में रिट नहीं डाल सकती, केवल इलेक्शन पेटिशन जाएगा, यानी कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। अच्छा, वैधानिक आधार क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में सांसद और राज्य विधानसभा चुनाव में 72 और 74वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाने शुरू करे। कहाँ की क्या दायरा होता है इसका? यानी कि पेटिशन डालने वाले का संसद विधानसभा के चुनाव के लिए तो हम पेटिशन डालेंगे कहाँ? हाई कोर्ट में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कहाँ जाएंगे हम के तहत? सीधे सुप्रीम कोर्ट में। कौन दायर करता है? कोई भी प्रत्याशी या संबंधित क्षेत्र का मतदाता, यानी कि वोटर और कैंडिडेट, इन दोनों में से कोई भी संसद और विधानसभा के चुनाव के लिए तो हाई कोर्ट जाएगा, और इनके लिए क्या कहना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। कौन दायर कर सकता है? दायर कौन करेगा? एक तो कैंडिडेट या उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी वोटर। ठीक। समय सीमा क्या है? परिणाम घोषित के 45 डेज के भीतर ही क्या करना है? उसकी याचिका दायर कर देनी है। ठीक। अच्छा, चुनाव रद्द करने के आधार क्या होंगे? चुनाव रद्द करने के आधार क्या होंगे? प्रत्याशित अयोग्य, यानी कि उसने जब अपना नामांकन करा तो उसमें उसने कुछ सर्टिफिकेट, एज का सर्टिफिकेट, कुछ उसमें धांधलेबाजी कर रखी, तो वो चुनाव उसका रद्द हो जाएगा। अच्छा, भ्रष्ट आचरण हो जाएगा, रिश्वतखोरी लिप्त पकड़ा जाएगा। धर्म और जाति के आधार पर जब कोई अपील कर देगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अपने अपने मतदाताओं को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो धर्म और जाति का बयान देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? अच्छा, नामांकन पत्र में गड़बड़ी, चुनाव प्रक्रिया में इरेगुलेटरी, यानी कि चुनाव प्रक्रिया में इरेगुलेटरी क्या? जैसे ये पैम्पलेट छपवाते हैं, पैम्पलेट दीवार पे छापते हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन ने सब बैन कर रखे हैं। लेकिन अब ये नेता लोग नहीं मानते, ये लगा देते हैं। तो अगर ये चाहें तो कोई अच्छी सी याचिका डाल दे तो उनका चुनाव रद्द भी हो सकता है। उसकी बात चल रही है, आगे चल रही है धीरे धीरे। अपील क्या है? हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट में कौन कौन से जाएंगे? विधानसभा और लोकसभा के। अच्छा, हाई कोर्ट में के फैसले के खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समय सीमा क्या है? 30 दिन के भीतर भीतर। ठीक। न्यायालय के समवर्ती निर्णय कोर्ट कर सकता है। याचिका खारिज, चुनाव शून्य घोषित कर सकता है, याचिकाकर्ता को विजेता घोषित कर सकता है।
ठीक। अच्छा, इसको यू इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। इसको एक बार दोबारा रिवीजन कर लो। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो नए साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर किसी पुराने चुनाव परिणाम को हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार निर्णय आएगा, नए नए साक्ष्य आएंगे, नए नए निर्णय, उन पे अलग अलग पूर्ण याचिका या पेटिशन नहीं डाल सकती। एक बार चुनाव होएगा और उसी के आधार पे उस चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। आधार क्या क्या है? चुनाव के 45 दिन के भीतर भीतर याचिका दायर करनी पड़ेगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणामों के लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के परिणाम के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बस यही इसमें बात है। अच्छा, ये एक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ऑफ इंडिया 1951। इसमें सारे भी नियम कानून लिखे गए हैं जो हमें रिप्रेजेंटर के लिए बता जानने चाहिए। ठीक। अच्छा, चुनाव रद्द करने के आधार क्या क्या है, इन्हें एक बार दोबारा रिपीट कर लो। इसमें क्या है? प्रत्याशी की अयोग्यता और रिश्वत लेते पकड़ा गया, भ्रष्ट हुआ, धर्म जाति के आधार अपील करी, नामांकन पत्र में गड़बड़ी करी, चुनाव में इरेगुलेटरी करी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम जा सकते हैं हाई कोर्ट। सॉरी, हाई कोर्ट के खिलाफ हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, हाल फिलहाल में ज्योतिबा फूले जी की जयंती मनाई गई। अच्छा, ज्योतिबा फूले कौन थे? परिचय पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले। जन्म कहाँ हुआ? 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र में। सामाजिक सुधार विचारक थे, दलित, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। मुख्य योगदान क्या? शिक्षा सुधार। 1848 में भारत का पहला बालिका विश्वविद्यालय खोला। उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले ओ, उसमें पहली महिला शिक्षिका बनी। ठीक। अच्छा, वुमेन एजुकेशन और सोशल रेवोल्यूशन पे इन्होंने इक्वली काम करा, यानी कि महिला शिक्षाओं पे इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। जाति प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया, ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जातीय दारिद्र्य भेदभाव का विरोध करा, शूद्र अतिशूद्रों के अधिकारों के लिए काम किया। अच्छा, डॉक्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। ठीक। इन्होंने क्या करा? ये शुरुआती वो नेता हैं जिन्होंने दलितों के ऊपर चिंतन शुरू शुरू करा। यही कुछ पहले उनके नीचे लोगों में थे जिन्होंने दलित महिलाओं को शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करा और स्कूलों की स्थापना करी। अच्छा, इन्होंने क्या करा? एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ठीक। 1873 में। इसका मूल उद्देश्य क्या था? सामाजिक समानता, जाति प्रथा का उन्मूलन, पाखंड विरोध। अच्छा, महिला एवं सामाजिक सुधार, विधवा पूर्ण विवाह, बाल हत्या रोकने के लिए बाल बाल हत्या प्रतिबंध लगाया। ठीक। अच्छा, इनकी इम्पोर्टेंट बुक कौन सी है? एक इनकी इम्पोर्टेंट बुक है गुलामगिरी। गुलामगिरी क्या है? ब्राह्मणवाद और सामाजिक शोषण की आलोचना की। दूसरी इनकी किसानों की समस्याओं के लिए एक इम्पोर्टेंट विचार क्या है? इन्होंने सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस, इक्वेलिटी और जाति प्रथा का विरोध किया। ठीक। अच्छा, वर्तमान संदर्भ में इनका करंट रेलेवेंस में क्या है? सामाजिक न्याय नीतिगत में उनके विचार प्रासंगिक थे। लैंगिक और शिक्षा और लैंगिक समानता पर नीतियों में प्रभाव डाला। उनकी जयंती 11 अप्रैल को मनाई जाती है। ये करंट का विषय है। अच्छा, ये साइंस एंड टेक का विषय है। इसमें क्या है कि आर्टमीज आर्टमीज सेकंड एक मिशन है। क्या है ये? नासा का मानव युक्त चंद्रयान मिशन है। अच्छा, ये है अंतरिक्ष में जाने वाला नासा, सॉरी, मून पे जाने वाला ये नासा का दूसरा मिशन है। पहला मिशन तो तुम्हें पता ही होगी, अपोलो था। अच्छा, आर्टेमिस के मानव को फिर से चांद के आसपास भेजा जाना। इम्पोर्टेंट क्या है? यह चांद पर लैंड नहीं करेगा, केवल लर्न फेल भी करेगा। ठीक। मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव को डीप स्पेस में भेजने की क्षमता का परीक्षण है। डीप स्पेस क्या है? कि अनंत में जाना, एक तरह से। प्रमुख विशेषताएं क्या है? अच्छा, ये जो आदमी है ये सब आर्टिंग किए जा रहे हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक महिला ऐसी ये पहली महिला है जो ये चांद मिशन पर जा रही है। आज तक कोई महिला चांद के मिशन पर नहीं गई। ठीक। अच्छी, अब क्या आ जाओ। इसकी इसमें रॉकेट कौन ना स्पेस लॉन्च सिस्टम थे। मिशन की अवधि कितने? 10 दिन में आएंगे जाएंगे, चांद के चारों ओर घूमकर पृथ्वी और वापस आएंगे। अच्छा, ये पहला। अच्छा, ये हम ना सीधा यहाँ से चांद पे नहीं जा सकते। हम क्या करेंगे? पहले अपने कक्षा में घूमेंगे, यानी कि अर्थ को ऑर्बिट में घूमेंगे।
फिर हम ऐसे-ऐसे घूम के कहाँ जाएँगे? फिर हम जाएँगे चाँद की ऑर्बिट में, फिर वहाँ 2-3 चक्कर मारेंगे, उसके बाद कहाँ जाएँगे? सीधे पृथ्वी पर जाएँगे। कोई सीधा रूट नहीं है, घुमा-घुमा के जब जाएँगे, ठीक? बस इसमें कुछ ख़ास इतना है नहीं। और क्या है और तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा। डीप स्पेस तो तुम्हें पता ही है जब अनंत की बात है, यानी कि ये मून है, इसके आसपास जो भी है सब डीप स्टेट यानी कि गहन अंधकार में जाएंगे, वहां का उसका अध्ययन करेंगे, ठीक। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात है कि यह जो चंद्र मिशन है ये चंद्रमा पर लैंड नहीं करेगा, ये क्या करेगा? चंद्रमा के आसपास घूम के आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करेगा ये, ठीक। अच्छा, इस इसके साथ साथ हम अपोलो 30 मिशन की बात कर ले। अपोलो 30 कब लॉन्च हुआ? 1970, यानी कि 1970 में। जो इसका उद्देश्य क्या था? इसमें चांद पे उतरे थे, ठीक। जैसे नील आर्मस्ट्रांग के आप के बारे में तुमने सुना, क्या अंतरिक्ष यानी कि ऑक्सीजन टैंक एक्सप्लोर मिशन असफल डिलीवर नहीं हो पाया, परिणाम क्या? देश सुरक्षित वापस लाया गया, इसे कहा जाता है सक्सेसफुल फेलियर। महत्व, नासा नासा ने भेजा 1970 के। अच्छी, ये क्या है? एलिफेंटा आइसलैंड पर 1500 वर्ष पुराना सीढ़ीदार जलाशय मिला। आर्कियोलॉजिकल सर्वे हाल ही में कहा कि 1500 वर्ष पुरानी सीढ़ीदार खोजी गई। अच्छा, ये यहाँ पे जो ये दिख रही है तुम्हें, ये एलिफेंटा के आइसलैंड में ये मिले 1500 साल पुरानी सीढ़ियां मिली, ठीक। मुख्य विशेषता क्या है? अच्छा, ये एलिफेंटा हैगा, ये यूपी सॉरी महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र के मुंबई के तट पर एलिफेंटा नाम का एक द्वीप है। इसे प्राचीन जलाशय प्रबंधन समुद्री व्यापार को दर्शाता है। मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता टी आकार, यानी कि टी शेप में है। ये टी शेप बन रही है यहाँ पे। लगभग 20 सीढ़ियाँ, गहराई 5 मीटर है। पत्थर मुख्य भूमि से लगाए गए हैं। उद्देश्य क्या है? वर्षा जल का संग्रहण, पेयजल की उपलब्धता, यानी कि एक तरह से पोर्ट था। पोर्ट वो वाला पोर्ट नहीं, पोर्ट यानी कि यहाँ पे पानी सिक्योर हो सके। ये जहाँ पे यहाँ पे पानी सिक्योर हो जाएगा, जैसे बारिश का पानी हुआ तो यहाँ पे इसे इकट्ठा कर लेगा ये, ठीक। तो ये क्या होगा? वाटर को रिचार्ज कर देगा, उससे पेयजल की ये बढ़ेगी। तो प्राचीन भारत में साइंटिफिक वाटर इंजीनियरिंग मौजूद थी। ये 1500 साल पुरानी, तो ये इस बात का दर्शा रहा है कि भारत में वाटर साइंस इंजीनियरिंग भी मौजूद थी। अच्छा, अन्य पुरातत्व शास्त्र में क्या इसमें और क्या क्या मिला? इसमें 20-60 सिक्के मिले, जो तांबे चांदी और शीशे के बने हुए, ठीक। बस और तो कुछ खास है नहीं इसमें। ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसमें एलिफेंटा आदि प्राचीन व्यापारिक केंद्र, प्रमुख बंदरगाहों के नाम ये हैं। ये खोज दिखाती केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आर्थिक और औद्योगिक केंद्र भी महत्वपूर्ण। अच्छा है। अच्छा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होगी अब। भारत में पवन ऊर्जा की रिकॉर्ड वृद्धि। पवन ऊर्जा क्या हुआ है? ये पवन ऊर्जा का डायग्राम, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले थोड़ा बेसिक कर लें पूरा। पवन ऊर्जा, भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 6.05 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी। अच्छा, भारत की रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफर तेजी से बढ़ी है। इसमें मतलब 2025-26 में 46 इम्पोर्टेंट बात है कि 46% की वृद्धि दर्ज की। अच्छा, वर्तमान स्थिति क्या है? कुल स्थापित पवन 75 56 गीगावाट। वैश्विक रैंक में भारत की क्या स्थिति है? चौथी रैंकिंग है। तो टॉप में कौन है? टॉप पहले नंबर पे चीन है, फिर अमेरिका है, फिर जर्मनी है, फिर भारत है, ठीक। 46% की वृद्धि हुई है। अच्छा, प्रमुख राज्य कौन है जहाँ पर विंड पावर का जनरेट होता है? गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र। अच्छा, कारण क्या है? नीतिगत निर्णय क्या है? ये कुछ नीतियां ली गई। आईएसटीएस, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, इससे बहुत प्रभाव पड़ा। विंड रिन्यूएबल कंपनी ऑर्बिट आरसीएस पर बहुत प्रभाव पड़ा इससे। संस्था ने क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की इसने स्थापना करी। इसकी कुल संभावित दक्षता इतनी है कि 1100 गीगावाट उपयोग केवल 4.4% का ही कर पाए हैं। अच्छा। अच्छा, ये क्या है? महत्व क्या है? पर्यावरण महत्व में CO2 की में कमी करेगी, फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी कम करेगी। अब जैसे ये युद्ध चल रहे हैं मध्य एशिया में, तो उसमें क्या है? जब हम खुद ही विंड से ऊर्जा प्रोवाइड कर लेंगे तो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है, यानी कि पेट्रोल डीजल से उत्पादित जो भी ये चीजें हैं, उन पर निर्भरता हमारी कम होगी।
ऊर्जा सुरक्षा क्या होएगा और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, इम्पोर्ट बिल में कमी आएगी, आर्थिक रूप से क्या होएगा, रोजगार सृजन होंगे, ग्रीन इकोनॉमी बूस्ट होएगी। अच्छे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, 2030 तक 107 गीगावाट विंड एनर्जी टारगेट रखा गया। अच्छा, कुल 15,000 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी बनाएगी। चुनौती क्या है, लैंड एक्वाजिशन में इशू हो जाएगा, ग्रिड इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी, इंटरमिटेंट विंड वेरिएबिलिटी में थोड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। ऑफशोर अब विंड अभी शुरुआती स्टेज में है। अच्छा, विंड ऊर्जा क्या है? अब हम देखोगे ये गानों में ज्यादा आकर पहले ये बॉलीवुड के गानों में, तो इसमें क्या होगा कि एक ऐसे टावर खड़ा कर देंगे, उस टावर पे एक लगी रहेगी जनरेटर टाइप मोटर। वो मोटर किससे कनेक्ट होगी, दो ऐसे वाली पंखड़ियों से कनेक्ट होगी। विंड आएगी तो ये पंखड़ी क्या होगी, रोटेट होगी तो ये मोटर घूमेगी, मोटर कहाँ पे जाएगी, मोटर जाएगी, मोटर से क्या बनेगी, बिजली ट्रांसफार्मर में जाएगी, ट्रांसफार्मर से लोगों के घरों में आ जाएगी। तो ये क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर भारत ऐसी चीजों पर ज्यादा इन्वेस्ट करे तो आज जो हानि हो रही है कि हम अपनी निर्भरता के लिए विदेशी ताकतों पर निर्भर हैं, तो ये धीरे धीरे ये फिर कम हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा क्या इम्पोर्टेंट, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट क्या है, दुधवा टाइगर रिजर्व में हिमालय गिरफ्तार गिद्धों की मृत्यु। अच्छा, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, यूपी में है। दुधवा टाइगर रिजर्व में 25 हिमालय ग्रोफिन गिद्धों की मौत हुई, कारण क्या हुआ, सेकेंडरी पोइजनिंग, विषाक्त कीटनाशक युक्त चावल। अच्छा, इसमें क्या करा कि अब हमने कीटनाशक युक्त चावल खाया, एक किसने खाया, कुत्ते ने खाया, कुत्ते जब मर गए तो कौन, वो खाया, गिद्धों ने, तो इस वजह से क्या हुआ, गिद्धों की मृत्यु हुई। यानी कि किसी सेकंड बॉडी ने कुछ पदार्थ खा लिया तो उससे क्या हुआ, उस सेकंड बॉडी को किसी ने खाया तो वो भी, ये गिद्ध मर गए, 25 गिद्धों की हत्या होगी। तो दुधवा टाइगर रिजर्व है कहाँ, दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा तराई क्षेत्र को जोड़ता है। शामिल क्षेत्र का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसापुर, ये आपस में इन जो बॉडी लगती है। नदियाँ कौन सी बहती है दुधवा टाइगर रिजर्व से, मोहना और सुहेली। वर्गीकरण क्या है, अच्छा ये सब पढ़ने की बात है। मुख्य विशेषता क्या है, इसका जो रंग है, गिद्धों का रंग हल्का खाकी प्लस गहरे रंग के पंखों में, सिर सफेद रोएदार, गर्दन फेड़दार, विंड, अच्छा इनका आवाज का ही ऊंचाई पे आवाज बनाते हैं, यानी कि जमीन से 1200 से 5,500 मीटर की ऊंचाई पर। क्षेत्र कहाँ कहाँ मिलेंगे, भारत में मिलेंगे, तिब्बत में मिलेंगे, भूटान में मिलेंगे, मध्य एशिया में मिलेंगे। अच्छा, घोंसले खाड़ी चट्टानों पर बनाते हैं। आहार क्या है, मृत जानवर खाते हैं, सामाजिक पक्षी यानी कि समूह में भोजन करते हैं। प्रमुख खतरे क्या है, विषाक्तता, विषाक्तता यानी कि पॉइजनिंग, सेकेंडरी पॉइजन जैसे करंट केस हुआ ये। अच्छा, अच्छा आईयूएनसी की लिस्ट में थ्रेटेंड में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में, साइट के अपेंडिक्स सेकंड में। इकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये क्या होते हैं, ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी होते हैं। अगर ये ना होंगे तो सारे ही जंगल की चैन बिगड़ जाएगी। चैन का मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब वे कुत्ते इन्होंने जो खाए विषाक्त, वे कुत्ते ऐसे सड़ते रहते तो आपस में बीमारी पैदा करते। तो ले ये क्या है, ये जो भी सड़े गले पशु होते हैं उन्हें खाते हैं, जिससे उनसे बीमारी ना फैले। अच्छा, लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, करंट अफेयर इसमें, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल भारत की समुद्री विरासत और व्यापार में समुद्री क्षेत्र के योगदान को दर्शाता है। इसे तुम पढ़ लेना। ये एस लोयल की 1919 में मुंबई में लंदन में पहली यात्रा की समय थी, मनाया गया था ये। ठीक, अच्छे, भारत का लगभग 90% व्यापार मात्र समुद्र के रास्ते से होता है, 70% मूल्य समुद्री मार्ग से होता है। अच्छा, बाय। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।